जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 25 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ओडिशा ने टॉप किया है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा इंडेक्स है ये, तो नीति आयोग का इंडेक्स है। नीति आयोग का क्या इंडेक्स है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ये फिजिकल हेल्थ नहीं है, ये फिजिकल हेल्थ है, जो किससे संबंधित होती है? जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से संबंधित होती है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में जो कि निकालता है नीति आयोग, इसमें ओडिशा ने टॉप किया है। याद रखना है आपको, ओडिशा ने टॉप किया है और सेकेंड रैंक पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, सेकेंड रैंक पे है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है और झारखंड है। ठीक है, अचीवर कौन है? मतलब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अचीवर कौन रहा है नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, तो आपको बताना है ओडिशा। ओडिशा का स्कोर कितना रहा है? तो 67.8 जो है ओडिशा का स्कोर रहा है, आपको याद रखना है। तो जो ये नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इसने कहाँ से डेटा सोर्स किया और किस डेटा पे ये इंडेक्स को फॉर्म किया है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के डेटा से ये इंडेक्स को फॉर्म किया गया है। ठीक है, इंडेक्स का बेसिस क्या है? डेटा जो कि कलेक्ट किया जाता है या एनालाइज किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा। बताइए इंडिया के किस कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जिक्र है? ठीक है, रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था? ये मतलब हेल्थ इंडेक्स को रिलीज किसने किया था? तो ये अरविंद पनगड़िया जी ने किया था, जो कि 16वें वित्त कमीशन के 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है, याद रखना है आपको, 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया जी, इन्होंने नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को रिलीज किया था। ठीक है, तो ये हो गई कुछ मुख्य बातें। अब थोड़ा डीप में जाते हैं और रैंकिंग्स को और कैटेगरीज को देखते हैं। तो सेकंड जो कैटेगरी है वो है फ्रंट रनर स्टेट्स की। ठीक है, फ्रंट रनर स्टेट्स में कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटका है। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स जो हैं ये फ्रंट रनर स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर है परफॉर्मर स्टेट्स, जिसमें तमिलनाडु है, बिहार है, राजस्थान है और हरियाणा है। और लास्ट में जो कैटेगरी है वो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स या एस्पिरेशनल स्टेट्स की। तो लास्ट रैंक जो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में वो है पंजाब की। तो पंजाब की 18th रैंक है, याद रखिएगा। पंजाब की कौन सी रैंक है? 18th रैंक है। क्यों 18th रैंक है? क्योंकि सिर्फ 18 स्टेट्स को ही इस इंडेक्स में जगह मिली है, 18 स्टेट्स को ही असेस किया गया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कौन सी रैंक है? 17th रैंक है। वेस्ट बंगाल की 16th रैंक है और केरला की कौन सी रैंक है? 15th रैंक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ओनली 18 मेजर स्टेट्स ड्राइविंग द इकोनॉमी आर कवर्ड इन दिस इंडेक्स। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। हो सकता है आपसे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि ये जो इंडेक्स है ये कवर करता है पैन इंडिया, मतलब सारे स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है, तो आपको याद रखना है ये सिर्फ 18 मेजर स्टेट्स को कवर करता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, जिसको आप कवर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या करता है? ये सिर्फ 18 मेजर स्टेट्स को कवर करता है नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। कौन सा टाइम फ्रेम कवर किया गया है? तो 2022-2023 कवर किया गया है। और रिपोर्ट का टाइटल क्या था? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओडिशा की फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक पे है छत्तीसगढ़, थर्ड पे है गोवा और फोर्थ पे है झारखंड। और यहाँ पे ओडिशा का जो स्कोर है वो 67.8 है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड करेगी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर। आपको याद रखना है, सबसे पहले तो क्या चीज सबसे बड़ा स्टैब्लिश किया जाएगा? सोलर पावर प्लांट नहीं, विंड पावर प्लांट नहीं, लार्जेस्ट डेटा सेंटर। याद रखना है आपको, लार्जेस्ट डेटा सेंटर स्टैब्लिश कौन करेगा? कौन सी एंटिटी इंडिया की स्टैब्लिश करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेगी। ठीक है, तो ये बात एक बात ये हो गई कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। कहाँ पे किया जाएगा? तो जामनगर गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, जामनगर गुजरात में ये किया जाएगा, आपको याद रखना है। अनाउंसमेंट की डेट कब थी? तो 25 जनवरी 2025 को ये अनाउंस किया गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी द्वारा। प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये लार्जेस्ट डेटा सेंटर होगा जिसमें 1 गीगावाट की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 गीगावाट की इसमें कैपेसिटी होगी, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर होगा, जो कि जामनगर में स्थित होगा, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा ओपन किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। इसमें AI इंटीग्रेशन होगा और साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें पार्टनरशिप कौन कर रहा है? तो एनवीडिया, जो कि ग्लोबल लीडर है इन AI टेक्नोलॉजी, ये पार्टनर टेक्नोलॉजी के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो एनवीडिया विल
प्रोवाइड ब्लैकवेल एआई प्रोसेसर्स जो कि डेटा सेंटर्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर कहाँ पे आ रहा है, तो ये रिलायंस, तो ये जामनगर में आ रहा है। कौन इसको इस्टेब्लिश कर रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको इस्टेब्लिश कर रही है। कब ये अनाउंसमेंट हुआ है, 25 जनवरी को। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 1 गीगावाट की कैपेसिटी है। और इसमें टेक्नोलॉजिकल पार्टनर कौन है, तो एनवीडिया है। एनवीडिया का क्या रोल रहेगा, ये ब्लैकवेल एआई प्रोसेसर्स प्रोवाइड करेंगे डेटा सेंटर्स के लिए। तो यहाँ पे अपनी पूरी जानकारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शून्य पे। शून्य क्या है, तो ये एयर टैक्सी है, ठीक है, याद रखना है आपको, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा शून्य क्या है। तो शून्य जो है ये एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप है, ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब एक मॉडल है अभी, ठीक है। एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य है, जो कि अभी मतलब इनिशिएशन स्टेज में है, बहुत ही अर्ली स्टेज में है, अभी पूरी तरीके से इसको असेंबल होना या पूरी तरीके से टेक ऑफ होना अभी बाकी है, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप इसका शून्य आया है, जो कि एयर टैक्सी है। किसने अनवील किया है, तो सरला एविएशन ने, याद रखेगा, सरला एविएशन ने अनवील किया है इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। कहाँ पे अनवील किया है, तो ग्लोबल एक्सपो जो कि नई दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है भारत मंडपम में, वहां पे सरला एविएशन ने एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य को अनवील किया है। याद रखिएगा, कंपनी याद रखिएगा, कंपनी है सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है। तो ये कैसी एयर टैक्सी है, तो ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, ठीक है। मतलब वर्टिकल मतलब एक 90 डिग्री पे ही टेक ऑफ होगी और 90 डिग्री से ही लैंड कर जाएगी, ठीक है। तो जैसे प्लेन्स जनरली क्या होते हैं, जो एयरप्लेन्स होते हैं वो जनरली 60 डिग्री पे टेक ऑफ करते हैं, है ना। तो वो क्या, ये कौन सी एयर टैक्सी है, तो ये कैसी एयर टैक्सी है, तो ये एयर टैक्सी जो कि है 90 डिग्री टेक ऑफ और 90 डिग्री लैंडिंग करेगी, ठीक है। लॉन्च कब किया जाएगा, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा बाई 2028, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इनके एयर एम्बुलेंस प्लान्स भी हैं। अब शून्य प्रोटोटाइप के फीचर्स देख लेते हैं। तो ये डिज़ाइन होगी शॉर्ट ट्रिप्स के लिए विद इन 20 to 30 किलोमीटर रेंज, 20 to 30 किलोमीटर ये कवर कर लेंगी। स्पीड होगी इनकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा और एकोमोडेट कर सकती हैं 6 पैसेंजर्स विद पे लोड ऑफ 680 kg। तो यहाँ पे हमारी डिटेलिंग हो गई किसकी, एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य की। शून्य को किसने लॉन्च किया है, अनवील किया है, तो सरला एविएशन ने अनवील किया है। कहाँ पे किया है, तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, वहाँ पे ये किया है। प्रोटोटाइप का नाम आपने देखा शून्य है। कब ये लॉन्च की जाएगी, मार्केट में कब आएगी, तो बेंगलुरु में ये 2028 तक लॉन्च कर दी जाएगी। फीचर्स हमने देखे, ये 20 to 30 किलोमीटर को कवर करेगी, मैक्सिमम स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा और एकोमोडेट कर सकती है अराउंड 6 पैसेंजर्स विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 680 kg। इंटरनेशनल अफेयर्स की चर्चा करें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करते जा रहे हैं और इसमें रीसेंट जो ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसमें क्या है, उसमें क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप किस कंट्री ने क्रिएट किया है या स्टैब्लिश किया है, तो ये यूएस ने किया है और इसका ऑर्डर पास किया गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। कब अनाउंस किया गया है, 25 जनवरी 2025 को ये अनाउंस किया गया था कि यूएस सेटअप करेगा क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप। इससे क्या होगा, पर्पस क्या है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का, तो यूएस की क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को ये रीशेप करेगा। इससे पहले जो प्रेसिडेंसी थी, जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी थी, उन्होंने बैन लगाया दिया था क्रिप्टो करेंसी पे, पर अब ये रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप क्या करेगा, ये रेगुलेशन का काम करेगा, साथ ही साथ प्रपोज करेगा नए डिजिटल एसेट रेगुलेशंस, साथ ही साथ एक्सप्लोर करेगा नेशनल क्रिप्टो करेंसी स्टॉक पाइल, कितना नेशनल क्रिप्टो करेंसी है यूएस में, ये सारी उसका असेसमेंट करेगा और साथ ही साथ यूएस को पोजीशन करेगा एज ग्लोबल लीडर इन क्रिप्टो करेंसी इनोवेशन। तो ये बात हो गई क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप की। अब इसको लीड कौन करेगा, तो इसके चेयरमैन होंगे डेविड सैक्स, याद रखेगा, डेविड सैक्स जो है चेयरमैन होंगे नई क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप के। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि किस कंट्री ने ये क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया है, तो ये यूएस ने किया है और इसके चेयरमैन कौन होंगे, तो इसके चेयरमैन होंगे डेविड सैक्स। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया है ट्रम्प जी द्वारा। अब क्या हुआ है, अब नाम बदले गए हैं अमेरिका में भी।
तो अब क्या हुआ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसको रीनेम किया गया है एज गल्फ ऑफ अमेरिका, और माउंट डेनाली को रीनेम किया गया है एज माउंट मैकिनले। ठीक है, तो सबसे पहला डिसीजन ये है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा डिसीजन ये है कि डेनाली जो कि अलास्का की पीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम रख के अब बदल दिया जाएगा माउंट मैकिनले। याद रखिएगा माउंट मैकिनले। तो मैकिनले और माउंट डेनाली की जो पोजीशन है, ज्योग्राफिकल पोजीशन है, वो है अलास्का। अलास्का में ये स्थित है, हाईएस्ट पीक है यूएसए की। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देनाली का क्या है, तो देनाली जो है ये देनाली के नाम से सिंस 1975 जाना जाता है। यहाँ पे इंडिजिनस लैंग्वेज है क्यूकन, जिसके अंतर्गत डेनाली का नाम होता है टॉल। ठीक है, तो याद रखना आपको डेनाली का क्या नाम हो गया है, माउंट मैकिनले। और गल्फ ऑफ मैक्सिको को अब कैसे जाना जाएगा, तो गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड जो है पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन बना है जिन्होंने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, इसका एनैक्टमेंट कब हुआ, इस एक्ट का, तो जनवरी 23, 2025 को एनैक्ट कर दिया गया है सेम सेक्स मैरिज एक्ट। कहाँ पे, थाईलैंड में। तो याद रखिएगा थाईलैंड बिकम्स फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बताइए एशिया में थाईलैंड का कौन सा स्थान है सेम सेक्स मैरिज को लाने में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप भी सर्च करिएगा। फिर चर्चा करते हैं बेलारूस की। तो बेलारूस में हाल में ही अभी इलेक्शंस हुए थे, पोल्स हुए थे, और जो वापस आए हैं लीडर बन के, उनको कहा जाता है यूरोप का लास्ट डिक्टेटर। इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। याद रखिएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है ये अथॉरिटेरियन लीडर रहे हैं बेलारूस के। ठीक है, अथॉरिटेरियन लीडर रहे हैं बेलारूस के, जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनको क्या कहा जाता है, इनका रेपुटेशन ऐसे भी है कि ये यूरोप के लास्ट डिक्टेटर के रूप में जाने जाते हैं। बेलारूस जो है ये पार्ट था सोवियत यूनियन का अंटिल 1991। उसके बाद सोवियत कोलैप्स हो गया और फिर 13-14 कंट्रीज थी जो अलग अलग हो गई। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि यूरोप का लास्ट डिक्टेटर किसको जाना जाता है, तो ये बेलारूस के जो डिक्टेटर हैं, बेलारूस के लीडर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनको जाना जाता है एज यूरोप्स लास्ट डिक्टेटर। स्टेट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। तो इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर स्टैब्लिश किया गया है कोट्टयम केरला में। याद रखिएगा कोट्टयम केरला में इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर स्टैब्लिश किया गया है, ISNR। हो सकता है आपसे डायरेक्टली यही पूछ ले ISNR क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर। इसका पर्पस क्या है इसको सेटअप करने का, तो ये सेट करेगा ग्लोबल बेंचमार्क्स इन सस्टेनेबल रबर प्रोडक्शन। रबर फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये सेटअप किया गया है इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर। ये क्या कहाँ पे फोकस करेगा, तो जीरो डेफोरेस्टेशन पे फोकस करेगा, मतलब कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे रबर की फार्मिंग के लिए। फार्मर को एम्पावर करेगा, जो भी रबर फार्मर्स है उनके एम्पावरमेंट के लिए, और साथ ही साथ कंप्लायंस विद EU रेगुलेशंस। यूरोपियन यूनियन के कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि जो भी फार्मिंग हो रही है वो सस्टेनेबल हो, वहाँ पे कोई चाइल्ड लेबर ना हो, या वहाँ पे कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स ना यूज हो। तो कुछ ऐसे कंप्लायंसेस करने होते हैं EU के रेगुलेशन से, तभी EU मार्केट जो है ओपन होती है प्रोडक्ट्स के लिए। तो इंडियन नेचुरल रबर को कंप्लाई कराने के लिए EU रेगुलेशन से इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर को स्टैब्लिश किया गया है, और साथ ही साथ सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी के लिए ये काम किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जीरो कॉस्ट सर्टिफिकेशन मिलेगा फार्मर्स को, जिससे क्या होगा कि फार्मर्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा जो कि स्मॉल होल्डर्स हैं, और ग्लोबल रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस होगा। ये भी हमने देखा यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, जो कि ये कहता है कि किसी भी तरीके की फार्मिंग के लिए पेड़ नहीं काटने हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, तो उससे ये कंप्लाई करेगा इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर। कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, कोट्टयम केरला में स्टैब्लिश किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी पार्टनर है TRST01। TRST01 क्या करेगा, तो ये डिजिटल मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करेगा, साथ ही साथ ये चेक करता रहेगा कि यूरोपियन यूनियन के डेफॉरेस्टेशन रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर से। साथ ही साथ कंप्लायंस प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करेगा, और आराम से जो भी फार्मर्स हैं उनको कंप्लायंस में बहुत आसानी होगी, इसके लिए पूरा डिजिटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजिकल पार्टनर TRST01। ये चर्चा हो गई इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर की। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कवचम की। अब कवचम क्या है, तो ये भी केरला में ही आया है। ये केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका लॉन्च हुआ था 21 जनवरी 2025 को बाय केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तिरुवनंतपुरम, केरला। तो ये बात आपको याद रखना है, कवचम क्या है, तो कवचम जो है डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है। कहाँ पे आया है, केरला में आया है। ठीक है, फुली
इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है। इसको लॉन्च किया गया है पिनरई विजयन, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हैं, इनके द्वारा। तो याद रखिएगा कवच क्या है। कवचम सबसे पहले ये है कि ये इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है। कहाँ पे आया है? तो ये आया है केरला में। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 21 जनवरी 2025 को। किसने लॉन्च किया था? पिनरई विजयन, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हैं, इन्होंने लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में काम आएगा, रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज एनहांस होगी, साथ ही साथ ये क्या करेगा? अलर्ट्स इशू करेगा फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने पे क्या होगा? अलर्ट्स इशू किए जाएंगे आसानी से। डेवलपमेंट पार्टनर्स कौन कौन से रहे हैं? तो केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक भी है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टनर कौन है, डेवलपमेंट पार्टनर कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर तो वर्ल्ड बैंक है कवचम को डेवलप करने के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कवचम का मतलब क्या होता है? तो कवच और कुंडल तो आप जानते ही हैं। तो कवच का क्या मतलब होता है? शील्ड, है ना, शील्ड। डिफेंस सेक्शन की बात करते हैं तो संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो संजय जो है ये कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, उसमें परेड में शोकेस किया जाएगा संजय और प्रलय। तो संजय क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो संजय जो है ये बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, इंडियन आर्मी का बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है। सर्वेलेंस मतलब क्या होता है? जानकारियां इकट्ठा करना, एक तरीके का सर्वेलेंस होता है। ठीक है, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना उसको सर्वेलेंस कहलाता है। ठीक है, तो संजय क्या है? संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है। कब लॉन्च किया गया? 25 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में लॉन्च किया गया है ये, और इसको शोकेस किया जाएगा 26 जनवरी की परेड में। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी की सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा। याद रखिएगा संजय क्या है? तो ये बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है। किसने डेवलप किया है? तो ये इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया है। ठीक है, हो सकता है आप HAL में कंफ्यूज हो जाएं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है इंडियन आर्मी के साथ संजय को। फीचर्स क्या होंगे? तो ये क्या करेगा? इंटीग्रेट इनपुट्स फ्रॉम ग्राउंड एंड एरियल बैटलफील्ड सेंसर्स। ठीक है, तो जो भी ग्राउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और एरियल मतलब हवाई बैटलफील्ड में जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके ऑटोमेट करेगा। कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर प्रोवाइड करेगा रियल टाइम में, यूनिफाइड रियल टाइम व्यू ऑफ बैटलफील्ड, साथ ही साथ सिक्योर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अचीव करेगा। डाटा शेयर्ड वाया आर्मी डेटा नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसके कई सारे काम होंगे, जैसे डाटा कलेक्ट करना, डाटा को कम्युनिकेट करना, डाटा को ट्रांसमिट करना। तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है संजय। और ये क्या है? तो ये बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है। किसने डेवलप किया है? इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्रलय मिसाइल की, जिसको शोकेस किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी निर्मित, मतलब भारत में ही बनी है। शॉर्ट रेंज क्वाजाई बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय। ठीक है, रेंज क्या है इसकी? 400 किलोमीटर है। याद रखिएगा, रेंज ही आपसे पूछा जाएगा जनरली। 400 किलोमीटर रेंज है प्रलय मिसाइल की। पर्पस क्या है? कन्वेंशनल स्ट्राइक है। कौन कौन यूज कर सकता है? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स यूज कर सकता है। कौन से प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जाता है? तो ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन है, माउंटेड ऑन अशोक लेलैंड 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल। तो अशोक लेलैंड का 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल है, जिसके जो कि लॉन्च प्लेटफॉर्म है प्रलय मिसाइल का, जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा की, जिसको इनिशिएट किया जा रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। तो याद रखिएगा, इसको इनिशिएट किया गया था 22 जनवरी 2025 को और एंड होगा ये 29 जनवरी 2025 को। कहाँ पे ये इनिशिएट किया जा रहा है, कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है ऑपरेशन सर्द हवा? तो ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर में ये किया जा रहा है, क्योंकि अभी 26 जनवरी है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रियाटिक माहौल होता है हमारे भारत देश में। इसी बीच कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए दुश्मनों की तरफ से, इसको कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा कंडक्ट किया है। ठीक है, कहाँ पे किया है? जैसलमेर में किया है, ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठिए जिनको कहा जाता है, कुछ भी घुसपैठिए ना आ पाए ड्यूरिंग डेंस विंटर फॉग विच रिड्यूसेस विजिबिलिटी। ठीक है, तो बाहर से कोई टेररिस्ट घुसपैठिए ना आ जाए, इसके लिए क्या है? BSF ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्द हवा। कहाँ पे? जैसलमेर में। एक हफ्ते चलेगा, 22 जनवरी 2025 से 29 जनवरी 2025 तक ये कंडक्ट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट्स की चर्चा करते हैं। तो जय शाह, जो कि ICC के चेयरमैन है इस समय, जय शाह, उनको अपॉइंट किया गया है एज फाउंडिंग मेंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट।
तो याद रखिएगा एक नई बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट, उसकी एडवाइजरी बॉडी में जे शाह को एज फाउंडिंग मेंबर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट जो है ये रिप्लेस करेगी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को। इनका काम क्या है, क्रिकेट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, क्रिकेट को और प्रमोट करना, सपोर्ट करना, और क्रिकेट को क्रिकेट में इनोवेशन लाना, सस्टेनेबिलिटी लाना और ग्लोबल गवर्नेंस इंप्रूव करना ग्लोबल क्रिकेट में। तो ये काम है वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट का। इसमें कौन मेंबर्स हैं, तो इसमें हमने देखा जे शाह मेंबर हैं जो कि आईसीसी चेयर हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं बीसीसीआई के, कुमार संगकारा हैं और सौरव गांगुली। तो इंडिया से 2 प्लेयर हैं, इंडिया से 2 मेंबर हैं, एक जे शाह हैं और एक सौरव गांगुली हैं। और भी ढेर सारे मेंबर्स हैं पर हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा सौरव गांगुली फॉर्मर इंडियन कैप्टन जो रहे हैं, और जे शाह जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई हैं और करंट आईसीसी चेयर हैं। ये 2 लोग मेंबर रहेंगे वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट के। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट फोरम 2025 लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो है ग्लोबल क्रिकेट से रिलेटेड इश्यूज जैसे कि इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल गवर्नेंस की बात की जाएगी। वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, और अब उसकी जगह पे वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट फॉर्म हुआ है, जिसके एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर होंगे, फाउंडिंग मेंबर है, उसमें जे शाह और सौरव गांगुली को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो आयुष्मान खुराना जो कि एक्टर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज फिक्की फ्रेम्स 25th एनिवर्सरी एडिशन। तो याद रखना है फिक्की फ्रेम्स के जो एम्बेसडर बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो बने हैं आयुष्मान खुराना। ठीक है, याद रखिएगा आयुष्मान खुराना जी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिक्की फ्रेम्स 25th एनिवर्सरी एडिशन। फिक्की फ्रेम्स क्या है, तो ये इंडिया का प्रीमियर ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कन्वेंशन है और जो कि सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 25वीं सालगिरह 25th एनिवर्सरी इन 2025। इस बार की थीम है राइज, रीडिफाइनिंग इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेलेंस। तो ये भी याद रखिएगा कि फिक्की फ्रेम्स की थीम क्या रही है, तो फिक्की फ्रेम्स की जो थीम है वो है राइज, दैट इज रीडिफाइनिंग इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेलेंस। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखें तो अमृत मोहन जी को अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल चार्ज डीजी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का एडिशनल चार्ज मिला है अमृत मोहन प्रसाद जी को। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद जी को क्या मिला है, क्या अपॉइंटमेंट मिला है, एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। याद रखिएगा BCAS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। किसको सक्सीड किया है, तो जुल्फिकार हसन जी को सक्सीड किया गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेट करती है। ये आती है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। स्टैब्लिश किया गया था 1987 में। ठीक है, याद रखिएगा 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली। इनिशिएटिव्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो है हमारे सामने वो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टेलार कनेक्शंस। याद रखिएगा इतना लंबा चौड़ा नाम है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टेलार कनेक्शंस। कहाँ पे ये होस्ट किया जाएगा, तो ये बेंगलुरु इंडिया में 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 के बीच होस्ट किया गया था। पर्पस क्या है, ये 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है कोडई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की। तो कोडई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के 125वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में क्या हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई थी बेंगलुरु इंडिया में, जिसका नाम था सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टेलार कनेक्शंस। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया गया था, किसने किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टेलार कनेक्शंस। कहाँ पे आयोजित किया गया था, बेंगलुरु इंडिया में आयोजित किया गया था 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 के बीच। किसके लिए, तो 125वीं एनिवर्सरी थी कोडई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की, और सोलर से रिलेटेड जितने भी एडवांसमेंट्स हुए हैं जैसे कि सोलर मैग्नेटिज्म, सोलर स्टेलार कनेक्शंस और स्पेस वेदर से रिलेटेड चर्चा करने के लिए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु इंडिया में होस्ट की गई थी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं इनिशिएटिव जिसका नाम है डीजी विद्या। तो डीजी विद्या किसके द्वारा शुरू की गई है, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये शुरू किया गया है डीजी विद्या। इसको इनॉग्रेट किया गया है श्री विक्रम देव दत्त जी द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की। 24 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी उन बच्चों को जो कि माइनिंग एरिया से अफेक्टेड हैं थ्रू डिजिटल क्लासरूम्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। टारगेट एरियाज क्या होंगे, माइनिंग एरियाज अक्रॉस 8 स्टेट्स वेयर कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट्स। तो डीजी
डीजी इंडिया किसकी इनिशिएटिव है? ये कोल इंडिया लिमिटेड की इनिशिएटिव है और 8 स्टेट्स में इसको कवर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी उन स्टूडेंट्स को जो कि माइनिंग एरिया से अफेक्टेड हैं और डिजिटल क्लासरूम्स के थ्रू ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो याद रखिएगा इनिशिएटिव नेम डीजी विद्या, ये कोल इंडिया लिमिटेड की इनिशिएटिव है। आप कंफ्यूज मत हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, याद रखिएगा ये कोल इंडिया लिमिटेड की इनिशिएटिव है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हमारे संविधान हमारे स्वाभिमान इनिशिएटिव की। तो ये लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2024 को, पिछले साल लॉन्च किया गया था और इस साल ये कंक्लूड किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था, जिसको ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। याद रखिएगा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। क्या कॉमोमोरेट करने के लिए? तो 75वीं सालगिरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको कॉमोमोरेट करने के लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान लॉन्च किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो सिटीजन्स की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करना रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल एम्पावरमेंट, ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। रीजनल इवेंट्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक बीकानेर राजस्थान में हुआ था, फिर एक प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था और गुवाहाटी असम में हुआ था। तो 3 रीजनल इवेंट्स हुए थे हमारे संविधान हमारे स्वाभिमान को लेकर। कंक्लूड कहाँ हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ मेले में ये इसका कंक्लूजन हुआ है। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 2025 को इसका कंक्लूजन हुआ परमार्थ त्रिवेणी पुष्प अरैल घाट प्रयागराज में ड्यूरिंग महाकुंभ मेला। तो ये बात आपको याद रखनी है। शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था नई दिल्ली 24 जनवरी 2024 को, खत्म कहाँ पे हुआ है? तो कुंभ मेले प्रयागराज में 24 जनवरी 2025 को इसका क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ था। रीजनल इवेंट्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं? बीकानेर में हुए थे, प्रयागराज में हुए थे और गुवाहाटी असम में कराए गए थे। स्पोर्ट्स की चर्चा करें तो अर्शदीप सिंह को नेम किया गया है एज ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो याद रखना है अर्शदीप सिंह को सम्मानित किया गया है ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से। याद रखिएगा ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के खिताब से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अर्शदीप सिंह जो कि फास्ट बॉलर है इंडिया के, इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने 2024 में 36 विकेट्स लिए थे 18 मैचेस में, जिसकी वजह से इनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं माइकल क्लार्क की। तो माइकल क्लार्क को इंक्लूड किया गया है, इंडक्ट किया गया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में, और ये 64वें क्रिकेटर होंगे ऐसा सम्मान पाने वाले। तो 64वें क्रिकेटर 64th क्रिकेटर होंगे जिनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, जिनका नाम है माइकल क्लार्क। नेक्स्ट चर्चा करते हैं ICC की। तो ICC की टेस्ट टीम में 3 इंडियंस को, ICC की क्रिकेट टेस्ट टीम में 3 इंडियंस को जगह मिली है। कौन कौन से हैं इंडियंस? तो जसप्रीत बुमराह को, रविंद्र जडेजा को और यशस्वी जायसवाल को। किसमें? याद रखिएगा ICC की टेस्ट टीम में इन तीनों प्लेयर्स को, इंडियन प्लेयर्स को जगह मिली है। ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के जो कैप्टन होंगे वो है पैट कमिंस। याद रखिएगा पैट कमिंस जो है इस ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन होंगे। ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर के जो कैप्टन है वो है चरित असलांका, और इस कैटेगरी में मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर में किसी भी इंडियन को जगह नहीं मिली है। फिर बात करते हैं ICC विमेंस ODI टीम ऑफ द ईयर की। तो विमेंस ODI टीम ऑफ द ईयर में 2 महिला खिलाड़ियों को इंक्लूड किया गया है, जिनमें से हैं स्मृति मंधाना जी और दीप्ति शर्मा जी, और इसकी कैप्टन होंगी लॉरा वुडवार्ड जो है ICC विमेंस ODI टीम ऑफ द ईयर की कैप्टन होंगी, जिसमें 2 इंडियंस को चुना गया है, 2 इंडियंस को इंक्लूड किया गया है, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को। एग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो नीति आयोग ने नासकॉम फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट। याद रखिएगा नीति आयोग ने नासकॉम फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है फॉर डिजिटल फाउंडेशन, ठीक है, डिजिटल एम्पावरमेंट, माफ कीजिएगा। तो नासकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज फाउंडेशन। तो नीति आयोग ने नासकॉम के साथ पार्टनरशिप की है फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो 1 लाख इंडिविजुअल्स को डिजिटली एम्पावर करना एंड रिड्यूस डिजिटल
डिवाइड। प्रोग्राम क्या क्या इंक्लूड किए जाएंगे, तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो पार्टनरशिप है, इसको इंक्लूड किया जाएगा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा में, साथ ही साथ मार्जिनलाइज ग्रुप्स को भी इसमें क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहले जो टारगेट ग्रुप्स होंगे वो 60 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ब्लॉक्स होंगे इन द फर्स्ट फेज एंड विच शैल बी एक्सपैंडेड टू ऑल 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। तो आपको याद रखना है किस में इंक्लूड किया जाएगा इसको, सबसे पहले तो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा ये वाली पार्टनरशिप को, जो कि नीति आयोग ने नास्कॉम फाउंडेशन के साथ किया है, जिसके अंतर्गत 1 लाख इंडिविजुअल्स को डिजिटली एम्पावर किया जाएगा। 1 लाख इंडिविजुअल्स को डिजिटली एम्पावर किया जाएगा। इसका शुरुआत होगी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से, जिसमें 60 PVTG ब्लॉक को कवर किया जाएगा, उसके बाद बचे हुए 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को कवर किया जाएगा। और इनमें किन एज के ग्रुप के लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, तो 12 से 60 वर्ष के बीच के जितने भी लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा और डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस और क्रेडलिक्स MOU की। तो FIEO जो कि होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और क्रेडलिक्स जो है सिंगापुर बेस्ड सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है, इन्होंने इंडियन एक्सपोर्टर्स को एम्पावर करने के लिए पार्टनरशिप की है। तो याद रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडलिक्स जो कि सिंगापुर बेस्ड है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग लीडर है, इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडियन एक्सपोर्टर्स को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पार्टनरशिप की है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ, किसके लिए, ब्रिज लेइंग टैंक्स के लिए। उन टैंक्स जो कि ब्रिज बिछाती हैं, पुल बिछाती हैं, इनके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन की है 1561 करोड़ की डील फॉर 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक्स। तो इनमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु है, एंड आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 1561 करोड़। पर्पस क्या होगा, इसमें एक्वायर किया जाएगा 47, याद रखिएगा फिगर, 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक्स फॉर इंडियन आर्मी।